साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों परीक्षा दो दो महीने के अंतराल में है। और फर्स्ट ग्रेड का तो आज जारी हो चुका है कैलेंडर भी, कौन सी परीक्षा किस समय। चलिए साथियों, जो सभी में कॉमन है वो पढ़ते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति, ये रीट मेंस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड ग्रेड के लिए भी, प्रथम पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानों के राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ए मूढ़ोत्नौंसी, बी अग्निपुराण, या सी छंद्रबरदई, या दो ये सर्वमिश्रण। तो सर छंद्रबरदई जो है पृथ्वीराज रासों में इन्होंने ये बताया था कि राज अग्निकुंड से उत्पन्न है। निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया? मूढ़ोत्नौंसी, भंडारकर, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, या कर्नल टॉड। तो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने जो इसका खंडन किया था। आगे देखते हैं। कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखा का 12, 24, 36, 42, ध्यान रखिएगा 36 शाखाओं का वर्णन किया है छंद्रबरदई ने। डॉक्टर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना माना है? कुषाण, अग्निकुंड, वैदिक, आर्यो, या नागर ब्राह्मण। तो भंडारकर ने नागर ब्राह्मण से माना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को शक व सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया? राजपूतों के रीति रिवाज शक सिथियन गुणों से मिलते हैं। तो सीवी वैद्य, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल टॉड, या डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा। तो कर्नल टॉड ने ये दिया था। उत्तर है 3। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया? वीए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, कनिंगम। तो हूणों की जो संतान है वो वीए स्मिथ ने बताया, ध्यान रखिएगा। मतलब विदेशी बताया, तो वीए स्मिथ खुद विदेशी है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों का बताया गया है। सूर्यवंशी, छंद्रवंशी, वैदिक आर्यों के संतान अग्निकुंड से उत्पन्न। तो जो हर्षनाथ शिलालेख है उसमें सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरा ओझा, सीवी वैद्य ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से, विदेशियों से, वैदिक आर्यों से, या ब्राह्मणों से। तो साथियों, दो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, सीवी वैद्य ने वैदिक आर्यों से मानी है। निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति के मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया है? ये साथियों थोड़ा अलग है सवाल, ये आप याद रखिएगा। ए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, बी सीवी वैद्य, डॉक्टर ओझा, या डीपी चट्टोपाध्याय। तो इसका उत्तर है 2, डीपी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने ध्यान देकर मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत का सर्वप्रथम विद्वान ने प्रतिपादित किया? सीवी वैद्य, भंडारकर, कर्नल टॉड, या ईश्वरी प्रसाद। उत्तर है 2, कर्नल टॉड। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है अग्निकुंड से, ध्यान रखिएगा, छंद्रबरदई ने दिया ये। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल कहा गया है? तो याद रखिएगा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसे राजपूत समय कहा गया है। आगे देखते हैं। राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो जयपुर पर आपको पता ही होगा साथियों। देखिए सीधा उत्तर बता देते हैं आपको। कछुआ ने जयपुर पर शासन किया, चौहान ने अजमेर पर किया, गुहिल वंश जो है ये मेवाड़, और पाठी वंश जैसलमेर। आगे देखते हैं। राजपूत को अग्निकुल क्षत्रिय जिसमें कहा गया? पृथ्वीराज रासों में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। गुहिल राजवंश ने राजपूताना के किस भाग पर शासन किया? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, या शेखावटी। तो गुहिल राजवंश ने ये जो 2 उत्तर होगा मेवाड़ पर शासन किया। निम्न में से किस राजपूतों को सूर्यवंशी व छंद्रवंशी बताया गया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें राजपूतों को सूर्यवंशी व छंद्रवंशी बताया है, ध्यान रखिएगा आप इसको। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम छंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासों में किया। इस मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया? तो विकल्प 1 व 2 मूढ़ोत्नौंसी व सूर्यमन मिश्रण इसका उत्तर है।
ध्यान रखिएगा। मूढ़ोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण। अग्निकुंड से उत्पत्ति का समर्थन। छंद बद्री का जो था मूढ़ोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इसका समर्थन किया। जिनमें से किस विद्वान ने अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन किया? तो देखिए, दशरथ शर्मा ने खंडित किया, गौरीशंकर ओझा ने भी खंडन किया और ईश्वरी प्रसाद ने भी खंडन किया। 4 उत्तर। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, ये साथी इंपॉर्टेंट सवाल है, कम देखा गया है किताबों में। मनुस्मृति के अनुसार सबसे ज़्यादा तो ये छंद बद्री वाला प्रचलित है, अग्निकुंड वाला। मनुस्मृति में अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा व वैदिक आर्यों से इसकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई। आगे देखते हैं, कनिंगम ने ब्रोच गुर्जर नामक ताम्र फा के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध किससे जोड़ा है? तो साथियों, इसका संबंध है वो कुषाण से जुड़ा है। इस कनिंगम जो महोदय थे उन्होंने। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है? तो राजपूत शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग साथियों वो 7वीं शताब्दी में मिलता है। आगे देखते हैं, निम्न में सुमिलित नहीं है तो ध्यान रखिए। मेवाड़ का घुइल सही है, चौहान का सांबर भी सही है, पाटी जैसलमेर से, राठौड़ भरतपुर नहीं है, राठौड़ जोधपुर है। तो ये आप ध्यान रखिए। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने प्रतिपादित किया। इस मत का खंडन किसने विद्वान ने किया? तो ये देखिए, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा जी ने इसका खंडन किया था। किस शिलालेख में घुइल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है? अर्शनाथ, बेराट शिलालेख, आबू पर्वत शिलालेख, मंडोर शिलालेख। तो इसका उत्तर है 2, आबू पर्वत शिलालेख। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। सूर्यवंशी, ब्राह्मणवंशी, चंद्रवंशी, इनमें से तो सूर्यवंशी बताया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए साथियों, गुर्जर प्रत्यार वंश के जो प्रश्न है वो देख लेते। प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस शासक ने पराजित किया परम भट्टारक महारिजाज परमेश्वर की उपाधि धारण की? पुलकेशन द्वितीय, धर्मपाल, ललितादित्य, परमार शासक धंधुक। तो ध्यान रखिएगा, धर्मपाल जो बंगाल का शासक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रत्यार के मध्य, तो ये धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। तो इसको उत्तर धर्मपाल को हराया था इन्होंने। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित? तो धर्मपाल द्वितीय को, और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, धर्मपाल को हराया था। प्रत्यार शासक कक्कू राजा बहु का उत्तराधिकारी ने निम्न में से कौन सा शिलालेख का उत्तरण कराया? अच्छा सवाल है साथियों। नाडोल शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख, अस्थिकुंडी शिलालेख, घटियाला शिलालेख। उत्तर है घटियाला शिलालेख, ध्यान रखिएगा। कक्कू जो राजा था प्रत्यार शासक, बाउक का उत्तराधिकारी, उसने कौन सा शिलालेख? तो ये घटियाला शिलालेख कराया था। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम सभी प्रकार के जो ऑप्शनल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनसे नोट्स बना रहे, आपको बता रहे, तो आप जरूर चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें। कन्नौज में प्रत्यार वंश के शासक के नींव किसने रखी थी? तो कन्नौज के प्रत्यार वंश की नागभट्ट द्वितीय ने रखी थी। कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार के शक्ति किस शासक ने अपने समय छर्मोत्कर्ष पहुंची? तो नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय। इसका उत्तर है मिहिर भोज के समय। प्रत्यार शासक मिहिर भोज ने देव को किस ताम्रपत्र में प्रभास सूर्य की उत्पत्ति अलंकृत किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ए दौलतपुर जो ताम्रपत्र है वहाँ पे मिहिर भोज को प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है। प्रसिद्ध कवि लेखक राजशेखर किस शासक के गुरु थे? ध्रुवपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल के गुरु थे, महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो जो हरिश्चंद्र थे उसकी राजधानी सर्वप्रथम मंडोर थी। साथियों ध्यान रखिएगा, मंडोर। आगे देखते हैं, प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का रूप किस रूप में लिखा गया है? राजपुरुष, युवा, युवराज, मंत्री या रत्नी। तो राजपुरुष के रूप में लिखा गया है। भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार, परमार, चौमान या गुइल। तो एक उत्तर है इसका गुर्जर प्रतिहार। जो भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार का शासक था। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। तो एक उत्तर है क्षत्रिय।
मंडोर के प्रत्यार। मीर भोज किस वंश से, तो ये आपको गुर्जर प्रत्यार बता दिया गया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमण को बाधक का काम किया। तो साथियों आपको पता ही होगा, इन्होंने जो इन्हें रक्षक कहा जाता है, प्रत्यार यानी द्वारपाल जो एकदम रक्षा करते, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रत्यार शासक थे। तो देखिए ग्वालियर प्रतिलेख जो है माफ कीजिएगा अभिलेख का संबंध नागपाट प्रथम, मिहिर भोज, वस्तार या नागपाट द्वितीय। 3 उत्तर होगा इसका, मिहिर भोज से इसका संबंध है। पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार व राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिदिवसीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रत्यार ने किया था। तो जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसका प्रारंभ वत्स राज के समय हुआ था। मोनोत नैन्सी ने प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया, 26। ध्यान रखिएगा 26। और चंद बरदई ने राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या है। प्रत्यार शासकों निम्न में से कौन सा अच्छा वीणा वादक था। जोंट प्रत्यार, हरिश्चंद्र, शिलूक या रचिल। तो ये जोंट प्रत्यार है वो अच्छे वीणा वादक थे। प्रत्याहारों की मंडोर शाखा ने किस शासक के नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य किया, धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। तो मंडोर शाखा के शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य, और बंगाल के धर्मपाल के, तो जो ककूक है उस ककूक नहीं कक ने, साथ ध्यान है ककूक अलग है और कक अलग है, तो आप 3 उत्तर लिखिए कक। प्रत्याहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, ककूक या वत्सराज। तो भीनमाल शाखा का एक उत्तर है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रत्यारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, भीनमाल शाखा, मंडोर शाखा, कन्नौज शाखा या राजगुर। तो उत्तर है मंडोर शाखा। निम्न में से किस विद्वान ने गुर्जर प्रत्यार को क्षत्रिय वंशीय बताया। तो गौरीशंकर, हीरा शंकर, गौरीशंकर हीरा जो ओझा थे उन्होंने ये बताया। निम्न में से किस प्रत्यारों को आदि पुरुष माना जाता है, हरिश्चंद्र को प्रत्यारों का आदि पुरुष माना जाता है। किस शासक के दरबार को नागा अवलोक दरबार कहा जाता है। तो नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था उसे नागा अवलोक दरबार कहा जाता है। किस राष्ट्रकूट शासन ने वत्सराज को पराजित किया था। तो उत्तर है साथियों ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम ने किया था। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना अधिकार। तो ये साथियों धर्मपाल, देवपाल, इंद्राद्वित या छक्रायुद्ध। तो छक्रायुद्ध को हराकर इन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने ये किया था, कन्नौज पर आक्रमण क्या कहते हैं आधिपत्य कर लिया। धन्यवाद साथियों, आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे और अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। विनय सिंह की सहायता से महादजी सिंधिया को हरा दिया। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। आप अपना अनुमान जारी रखें कि कितना उत्तर सही होता है आपके पास। देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस गुहिल शासक की प्रशंसा में लिखा कि दिल्ली के गुलाम शासकों के कुमार सीधा समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा यही था, जिसकी वीरता प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की। तो गौरीशंकर किसके लिए लिखा। तो ऑप्शंस देखिए, कुमार सिंह, तेज सिंह, अमीर राणा या जैत्र सिंह। तो गौरीशंकर हीराचंद इन्होंने जैत्र सिंह के लिए ये लिखा था। जैत्र सिंह देखिए कौन थे। जैत्र सिंह के समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासक था और उसने नागदा पर आक्रमण कर दिया था और संभवतः इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। जयसिंह सूरी के अमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी ने लिखा। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया और घमासान युद्ध में नागदा को भारी क्षति पहुंची, इसलिए जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ पर स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं। महाराणा अमर सिंह ने प्रथम शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी। 5 फरवरी 1913, 5 फरवरी 1614, 5 फरवरी 1615 या 5 फरवरी 1616। तो इसका उत्तर है 5 फरवरी 1615 को मुगल बादशाह जहांगीर महाराणा अमर सिंह प्रथम के अधीन करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1613 को अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम को सेना लेकर मेवाड़ भेजा। अंततः युद्ध से जर्जर मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मद्देनजर रखते हुए सभी सरदारों और युवराज करण सिंह के निवेदन पर महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को निम्न शर्तों पर देखिए संधि की। अब शर्तें कौन सी है ये भी देख लेते हैं। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेंगे और महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होंगे। आगे देखते हैं। और देखिए चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी और महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होंगे, ये शर्तें रखी गई थी। आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत को छाटिए। सामंत सिंह सिरोही, डूंगर सिंह डूंगरपुर, जगमाल बांसवाड़ा और प्रताप सिंह प्रतापगढ़। तो साथियों इसका उत्तर है सामंत सिंह सिरोही।
जो सामंत से सिरोही थे वो मेवाड़ के वागड़ के वहां पे थे, सिरोही के नहीं थे। ये इसका असंगत है। डूंगर सिंह डूंगरपुर सही है, जगमाल बांसवाड़ा सही है और प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सही है। आगे देखते हैं। रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का उदाहरण दिया या फिर गुहिल वंश के राजकुमार ने दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुंभा, रणबर, मौकल या चूड़ा, ये तो आपको पता चल गया साथियों, जिसे भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो चूड़ा, महाराणा लाका, इनका उत्तर द उत्तर द चूड़ा। महाराणा लाका के बड़े पुत्र थे जिन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी पर स्वयं काबिज न होकर मेवाड़ का राज्य अपने पिता की नई दुल्हन से हंसाबाई जी से उत्पन्न होने वाले संतान को देने की प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा की थी। आगे देखते हैं। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किन्हें स्मरण किया जाता है? तो देखिए, मेवाड़ के रक्षक में झाला बीदा, महाराणा प्रताप, भामासा या साहनी रामा। तो देखिए, ऐसे तो महाराणा प्रताप को सब मानते हैं, परंतु उसका उत्तर है स, भामासा। भामासा ने महाराणा प्रताप की काफी आर्थिक सहायता करने वालों की रक्षा में अपना योगदान दिया। 1547 में जन्मे भामासा के पिता का नाम भारमल था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के हार के कारण बाबर की तुगलक पत्ती, पुरानी तकनीक, महाराणा सांगा के प्रथम विजय के बाद तुरंत, 4 ऑप्शन सही है साथियों। आगे देखते हैं। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? अच्छा सवाल साथियों। इब्राहिम लोधी, पृथ्वीराज, जयमल या करमचंद पवार। तो जब उनके भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था तो उनके आश्रयदाता कौन बने? तो उसका उत्तर द, करमचंद पवार। महाराणा देखिए क्या हुआ था कि महाराणा सांगा जब वहां पे राजयोग की प्रबल संभावना के संबंध में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी। देखिए, वो दिखाने गए थे सभी अपनी, तो वहां पर उन्होंने, किसी ने जो ज्योतिष थे उन्होंने बता दिया कि ये इनकी राजयोग ज्यादा है। तो इस कारण वहीं पे यहाँ पर पृथ्वीराज और जयमल ईर्ष्याग्रस्त होकर उसे मारना चाहते थे। तो देखिए, वहीं पे ये लड़ाई शुरू हो गई थी। जहां पर ज्योतिष ने बताया ना, तो उसी समय ये उनके युद्ध, उन्होंने सीधे उनको मारने के लिए पीछे, तो महाराणा कुंभा को उस समय वो, फिर महाराणा कुंभा वास्तव में महाराणा सांगा, माफ कीजिएगा, राजा बने। अज्ञातवास में रखा गया था। और आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? दूसरा, महाराणा उदयसिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप या महाराणा रतन सिंह। तो जो दूसरा शाखा हुआ था वो महाराणा विक्रमादित्य के समय में हुआ था। 1534-35 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। वह किले की रक्षा के बाद देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह को सौंपकर बूंदी चले गए। चित्तौड़ की रक्षा कर्मावती ने, ये जो राखी भेजने की बात आती है साथियों हुमायूं को, वो बात आई थी। और सहायता ने, अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती जी ने राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर भी किया था। राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए। घटना स्थल चित्तौड़ के दूसरे शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त करने का अभियान कहां से प्रारंभ किया? दिवेर, गोकुंदा, हल्दीघाट या कुंभलगढ़। तो महाराणा कुंभा ने जो वापस मेवाड़ को मुक्त कराने का अभियान था वो दिवेर से शुरू किया था। उत्तर इसका। दिवेर के किले का मुख्तार सम्राट अकबर का सासा जो सुल्तान खान था, और 1582 से उस पर आक्रमण किया और स्थिति मुगल सेना को पराजित किया। दिवेर पर अपना स्थापत्य मेवाड़ पर मुक्त कराने का सूत्रपात किया। और मेवाड़, जो दिवेर का युद्ध से मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों का पुनः प्रतिरोध शुरू किया? महाराणा राज सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जयसिंह। तो संधि के बाद साथियों महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। इन्होंने शुरू से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध शुरू किया था। 2 अप्रैल, ये ध्यान रखें, 2 अप्रैल 1689 में औरंगजेब ने जजिया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, उसका उन्होंने विरोध किया था। आगे देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुडा सम्मेलन से? अच्छा सवाल साथियों। हुडा जब सम्मेलन हुआ था तब वहां पर कौन थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह प्रथम, भीम सिंह या महाराणा उदय सिंह। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, इसका उत्तर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। उत्तर है। मराठों के विरुद्ध राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से मेवाड़ महाराज जगत सिंह द्वितीय ने हुडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन किया था। महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासक कौन था? जो मुजफ्फर शाह द्वितीय कहां का शासक था? ईडर, गागरोन, मालवा या गुजरात। तो महाराणा सांगा के जो समकालीन ये मुजफ्फर शाह था आदित्य, ये गुजरात का शासक था। 1511 में गुजरात के शासक महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। जिनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो साथियों सही नहीं है? वेद मंडन छरक, कामराज, अतिसार, महाराणा कुंभा, कोदन मंडन, एकलंग, महात्य, कान्हा, व्यास। तो साथियों जो सही नहीं वो है अ, वेद मंडन छरक। वेद मंडन नामक ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में विभिन्न व्याधियों के लक्षण और उनके निदान बताए, जबकि छरक ने छरक संहिता लिखी थी। तो ये ध्यान रखिए, कामराज, रतिसार, महाराणा कुंभा सही है, कोदन मंडन सही, एकलिंग महामत्य ये कान्हा व्यास सही है। और जो है वेद मंडन, वो जो उनके शिल्पी थे मंडन ने लिखी थी। मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्य के मैत्री संघ निर्माण किया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप। तो साथियों इसका उत्तर है, आपको पता है, महाराणा सांगा ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राज्यों से वार्तालाप कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन कर मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध परस्पर एक दूसरे सहायता तत्पर रह सके। खानवा के
युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना? बहुत अच्छा सवाल था। तो मारवाड़ जोधपुर से कौन से उनके नेतृत्व में आए थे? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह? तो साथियों इसका उत्तर है ब, जय सिंह। जय सिंह खानवा के युद्ध में भरतपुर में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच लड़ाई, जिसमें बाबर की विजय इस युद्ध में राणा के सहयोगी थे। देखिए कौन कौन सहयोगी थे ये भी देख लेते हैं। राव मालदेव मारवाड़ के गंगा के पुत्र थे, आपको पता है जो। और वीरमदेव मेड़ता से थे। झाला अज्जा काठियावाड़ के राजसिंह के पुत्र थे। सलहदी तंवर राजा भारमल और अखेराज देवड़ा सिरोही से थे। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज आमेर से आए थे, हसन खां मेवाती नागौर से, और महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई, ये सभी, और कल्याणमल बीकानेर से। खानवा के युद्ध के बीच किनके बीच हुआ? ये तो साथियों को पता है, बाबर और राणा सांगा, 17 मार्च 1527। अकबर ने जब 1567 में 67 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे जब अकबर ने 1567 में ये उन्होंने किया? तो देखिए अकबर किस समय थे, अकबर समकालीन कौन थे? एक तो राणा सांगा बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि बाबर के समय उनका युद्ध हो गया था। महाराणा प्रताप शक्ति या कुमार या उदय सिंह? तो देखिए महाराणा प्रताप 1572 में शासक बने, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा द उदयसिंह थे, महाराणा उदयसिंह 1567 में। किले की रक्षा का भार उन्होंने जयमल और पत्ता फतेह सिंह को दे दिया था, और गिरवा की पहाड़ी में वो वहां पर गए थे। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या छावंड? दिवेर के युद्ध के पश्चात, तो दिवेर के युद्ध के पश्चात उनकी नई राजधानी द छावंड थी। 1582 में लड़ा गया युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने राठौर लूणा छावंडिया को पराजित किया, छावंड पर अधिकार कर लिया। 1585 में छावंड को अपनी राजधानी बनाया, और अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी छावंडी रहा। राणा राजसिंह मेवाड़ के समकालीन थे। ये सारे सेकंड ग्रेड में सवाल आया था, बिल्कुल इसमें सेकंड ग्रेड या रीड में आया था। और इसमें क्या मिला था आपको पता है? बोनस मिला था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दोनों ऑप्शंस थे। तो देखिए औरंगजेब तो समकालीन थे, शाहजहां भी 1500 जो उस समय बैठे थे तो उस समय थे 1652 तक। औरंगजेब महाराणा 1652 से 80, मुगल शासक औरंगजेब 1658 से, परंतु शाहजहां भी 1652 से 58 तक था, मतलब इस समय था, तो इसलिए दोनों को माना गया था। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, राज सिंह, जगत सिंह, जय सिंह? तो राज सिंह से किया, क्योंकि राज सिंह 1652 में शासक बन चुके थे। शाहजहां के बीमार होने पर सम्राट पुत्रों में राज्य विभाजन, उत्तराधिकारी का युद्ध आपको पता है हुआ था। औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने शुरू किया और उन्होंने उनके दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की थी। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो ये खानवा का युद्ध है, माफ कीजिएगा। अच्छा, राणा सांगा ने किस युद्ध में हराया? तो देखिए बाबर तो जीता था खानवा के युद्ध में, परंतु राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में, इससे पहले जो युद्ध हुआ था, 1 महीने पहले हुआ था लगभग, ये पानीपत की विजय के बाद मुगल बादशाह बाबर की सेना ने बयाना भरतपुर को अधिकार लिया। लेकिन फरवरी 1527 में, कहा ना आपको साथियों, ये फरवरी में ये युद्ध हुआ और मार्च में 17 वो अलग हुआ था। तो इसमें महाराणा सांगा जीत गए थे, परंतु उन्होंने अलग रूट अपना लिया और इस वजह से काफी समय लग गया और उसमें बरसात भी हो गई, पानी भर गया और काफी समस्या हुई। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में प्रयास किया? तो ये खतौली के युद्ध में, ये उत्तर होगा खतौली का युद्ध। आगे देखते हैं। महाराणा कुंभाद्वार रचित ग्रंथ राज कितने कोशों में विभक्त थे? अच्छा सवाल, 7, 9, 4, 5। तो महाराणा कुंभाद्वार संगीत ग्रंथ राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है। और महाराणा सांकुंभा ने क्या क्या लिखा? देखिए महाराणा कुंभा अन्य संगीत ग्रंथ, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध या नृत्य रत्न कोश? तो जो कलानिधि है ना साथियों, वो कुंभा की रचना नहीं है। बाकी ध्यान रखिए, रसिक प्रिया भी है, सुधा प्रबंध भी है और नृत्य रत्न कोश भी है, ये तीनों याद रखिए। और ये जो कलानिधि है ये उन्होंने नहीं लिखी थी, उनकी रचना उन्होंने नहीं की थी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएं, कौन सा टॉपिक पे आप अच्छे प्रश्न चाहते हैं और इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि ये लगभग 25 प्रश्न थे, आपको कितने आ रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, राजस्थान इतिहास से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक से बता रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप जरूर एक बार देखें और अपना भी जांच जरूर करें कि आपको कितने प्रश्न, आकलन जरूर करें कितने प्रश्न आ रहे हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जूनागढ़ के किसका नाम, जूना खेड़ा किसका प्राचीन नाम था? ईडर, भिनमाल, नाडोल या सांबर? तो साथियों, जो जूना खेड़ा है वो नाडोल का प्राचीन नाम था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चारण कवि दूरसा आड़ा की बनवाई गई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों।
ए मंडोर, बी ओसिया, सी अचलगढ़, डी आसिद। तो देखिए जो प्रसिद्ध कवि जो दूसरा आड़ा थे उनकी बनवाई गई जो पीतल की मूर्ति वो किस स्वयं की बनाई थी उन्होंने, और वो अचलगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वागड़ के प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? अर्थुना, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका उत्तर है ए अर्थुना, ध्यान रखिएगा, अर्थुना इसका उत्तर है। आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील की समाज की पवित्र झील है, किस समाज की? सहरिया, भील, ग्रासिया, मीणा। तो जो आबू की जो प्राकृतिक नक्की झील है वो ग्रासिया जनजाति जो है जाति है उनकी समाज की पवित्र झील है, ठीक है। आगे देखते हैं धौलपुर के में किस स्थान पर चट्टान पर बना हुआ कमल के फूल का बाग स्थित है? मचकुंड, तालाबशाही, दामो या बुद्धेश्वर। तो देखिए धौलपुर में जो है मचकुंड में यानी तीर्थों का मामा, यहाँ पर चट्टान पर बना कमल के फूल का बाग स्थित है। आगे देखते हैं अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ पर है? आबू रोड, पुष्कर, करौली या नाथ द्वारा। तो सदैव इसका उत्तर है पुष्कर, बी उसका उत्तर है पुष्कर। आगे देखते हैं राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान झालरापटन, कौलवी, कलिंजर या चंद्रावती। तो जो राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफा है उनके लिए प्रसिद्ध स्थान है कौलवी, ध्यान रखिएगा, कौलवी ब उत्तर है। नील की खेती के लिए गुप्तकालीन मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए गुप्तकालीन इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? रूपावास, बयाना, डीग या कामा। तो जो नील की खेती के लिए वह गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए बयाना जो जगह है वो प्रसिद्ध है, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सही कथन है। राजस्थान का मिनी खजारो अर्थुना है, राजस्थान का खजारो रणकपूर है, राजस्थान की थार की वैष्णो देवी तनोट माता है, मेवाड़ का खजारो पांडोली की। तो सिर्फ ये एक जो है प्रश्न है सही है, थार की वैष्णो देवी तनोट माता, ये सही है। भरतपुर के जाट शासकों ने आराम पसंद के लिए जल महलों का निर्माण कराया, नगर, डीग, बयाना या कामा। तो इसका उत्तर है डीग, डीग में जल महल है भरतपुर के, तो ब उत्तर है। आगे देखते हैं गुरुनाथ बल्ली गुरु बालीनाथ के मंदिर व जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? लोधरवा, पोखरण, तनोट या बड़ा बाग। तो पोखरण है उत्तर है इसका जो प्रसिद्ध था। अब्दुल खां का मकबरा स्थित है कोटा, अलवर, पुष्कर या अजमेर। तो अजमेर में इसका उत्तर है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में निर्माण कराया गया छोटी देग, निजाम दरवाजे, मुख्य बाजार या अकबरी मस्जिद। तो साफ नाम से पता चला निजाम दरवाजे का। रानी सती राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर या अजमेर। तो अ इसका उत्तर है बीकानेर। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? आगे देखिए उत्तर, बस ऑप्शंस देखिए। पाली जिले के साथ बड़े कस्बे के गुफा में परशुराम महादेव स्थल, आशापुरा माता कोट, गौतमेश्वर तीर्थ, प्रतापगढ़ या नीमच माता। तो पाली जिले के सादिल कस्बे जो पास गुफा में स्थित भगवान परशुराम जी का मंदिर है वहाँ पर उनको अमरनाथ राजस्थान का कहा जाता है। काफ़ी ऊंचा स्थान है, वहाँ पर ऊंचे बैठे हैं वो। 27 देवरी है शिव मंदिर, समाधि मंदिर, जैन मंदिर या नाथ संप्रदाय कहा जाता है। तो जैन मंदिर इसका उत्तर है, स उत्तर होगा। 27 देवरी है जैन। बीबी जरीना का मकबरा स्थित है
धौलपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में, डूंगरपुर में। तो इसका उत्तर अ धौलपुर है। आगे देखते हैं, केसर बेड़ारन का बाग कहाँ पर है? नटनी का बाग, माझी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, राम बाग। तो केसर बेड़ारन का बाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर होगा द राम बाग। उमेदपुर की छावनी का नाम था? कोटा, बूंदी, नागौर या झालावाड़? देवकोट। इसका उत्तर द होगा झालावाड़। उमेदपुरा की छावनी। झाला रानी का मालिया किस दुर्ग में है? चित्तौड़, बाला किला, जालोर या कटारगढ़? तो साथियों झाला रानी का जो मालिया है वो किस दुर्ग में है? तो द कटारगढ़ में। छूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या धौलपुर? तो छूलगिरी जैन मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य श्री भिकम जी का समाधि स्थल स्थित है? रणकपुर, मुकाम, सिरियार या बिजोलिया? तो जैन श्वेतांबर के जो 13 पंथ प्रथम है उनका जो भिकम जी का समाधि स्थल है वो सिरियारी में स्थित है। स। अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है? जो सेंद्रिया नामक स्थान है किस लिए प्रसिद्ध? लोक देवता तेजाजी, तांबे के भंडारों, फड़ चित्रण या लोक देवता बाबूजी? तो अ इसका उत्तर है सेंद्रिया तेजाजी के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार शासकों के महामारी सालू का जो शैली है उसका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ओसिया, मंडोर, मथानिया, जोधपुर? तो ओसिया के जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के प्रसिद्ध स्थान है। अ उत्तर होगा साथियों उसका। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल साथियों। किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य यानी आपको होता है प्रेमी, प्रसाधन सौंदर्य आप मेकअप जो होता है उसको कह सकते हैं? आहाड़, कालीबंगा, बेराट या पीलीबंगा? तो साथियों कालीबंगा को है ना वो ये प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी कहा जाता। मतलब यहाँ के जो प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि लोगों को श्रृंगार करने का बहुत शौक था। कुछ श्रृंगार में क्रीम पाउडर, काजल, दर्पण, गंगा, लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है। तो ये साथियों अच्छा सवाल है। एक देखिए, स्वीडन देश के पुरातात्विक हन्नारीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? पीलीबंगा, नोहो, रेड या रंगमहल? तो इसका उत्तर है द रंगमहल। रंगमहल के समय टाइप है ना, तो इसमें ये हन्नारीड के जो स्वीडन देश के हैं उनके संदर्भ ये नेतृत्व में हुआ। इसमें प्राचीन स्थल से गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, नगर नियोजन के साफ सुथरे व फर्श में लगी अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों को प्रसिद्ध है? आहाड़, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर? तो इसका उत्तर है स कालीबंगा। नगर नियोजन और साफ। निम्न में से कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुत अच्छा सवाल साथियों, ध्यान रखिएगा आप। अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? बिल्कुल हुई है। जुते हुए खेत के प्रमाण? बिल्कुल हुए। गोदी बेड़ा के अवशेष भी मिले। ये मरण मृत्यु है ना ये प्राप्त नहीं हुई है, तो ये गलत है, स गलत है। आगे देखते हैं, पुरास्थल आहाड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी बनाई? आहाड़ को परमार वंश, गुजरात वंश, चौहान वंश या गुहिल वंश? तो गुहिल वंश, आहाड़ को गुहिल वंश ने बनाया था अपनी राजधानी। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग छक्र कूप बनाते थे? बहुत अच्छा सवाल साथियों। कालीबंगा, बालाथल, आहाड़ या बेरठ? तो आहाड़ में आपको बताया छक्र कूप बनाते थे, ध्यान रखिएगा। आहाड़ सा उत्तर है इसका। आगे देखिए, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बागोर, बालाथल, सुनारी, रेड? तो बागोर से है ना सर्वप्रथम पशुपालन के स्थान प्राप्त हुए। कौन सा स्थान ताम्र युगी नहीं था? अच्छा सवाल। गणेश्वर शिखर बिल्कुल था। कुराड़ा नागौर भी था। ये जोधपुरा जो जयपुर में आया हुआ ये भी है। ये गिलुंड राज संबंध नहीं है, तो ये तीन है। कुराड़ा, जोधपुरा, गणेश्वर तो है, ये गिलुंड नहीं है। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थान आर्ययुगीन सभ्यता का है? आगे देखते, पिंडवालिया, सावणिया, तरखान वाला डेरा, आहाड़? तो तरखान वाला डेरा इसका उत्तर है जो आर्ययुगीन सभ्यता का है।
ये देखते हैं, बेराट का प्राप्त भाभरू शिलालेख सम्राट अशोक का बोध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में किस संग्रहालय में रखा गया है? इलाहाबाद संग्रहालय, पटना संग्रहालय, कोलकाता या चेन्नई? तो कलकत्ता में साथियों रखा गया है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान का उत्खनन किया? बीजक की डूंगरी, भीमजी की डूंगरी, गणेश या भीम डूंगरी? भीमजी की डूंगरी। तो अ उत्तर है इसका, बीजक की डूंगरी। इनमें से गलत कौन सा बताना है साथियों? महासतियों का टीला बागोर गलत सही है। गोपन के प्रमाण बागोर, ये भी सही है। प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है 9 में, ये भी सही है। ये बर्ड राइटिंग जो रॉक पेंटिंग है ना, उजियाना, ये गलत है साथियों। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग उजियाना भारत की प्राचीन गदरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। डीलक्स टाइप के बर्तनों के प्रसिद्ध स्थान था। डीलक्स टाइप के बर्तनों के जो प्रसिद्ध स्थान था साथियों, उजियाना भीलवाड़ा। उजियाना भीलवाड़ा स उत्तर है। किस स्थान से एक प्राचीनतम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? गदड़ा, उज्जैना, बांका या बालाथल? तो साथियों बांका गांव है, स भीलवाड़ा में है, वहां से अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। छुआन युग से पूर्व की भारत की ज्ञान का किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? बागोर, नलियासर, नगरी या बेराट? तो साथियों इसका उत्तर है नलियासर, ब उत्तर होगा। आगे देखते हैं, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 के, बहुत ही अच्छा सवाल। आहड़, बागोर, गणेश और नौ उत्तर। 9 भरतपुर में आया हुआ है, तो इसका उत्तर है। पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, बेराट? तो कालीबंगा में पुरातत्व हनुमानगढ़ में, ये 1985-86 में किया गया है। बाड़मेर की लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातत्व स्थल है? तो लूनी की नदी के उजियाना है, तिलवाड़ा है, जोधपुर है या रंग महल है? तो देखिए बाड़मेर में अब ये उजियाना तो अलग है, ये भी जोधपुर भी अलग है, रंग महल भी, तिलवाड़ा इसका उत्तर होगा। पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल किस जिले में स्थित है? पाषाण कालीन, तो ये भरतपुर में स्थित है, ब उत्तर होगा। साथियों ये सवाल तो आप बिल्कुल रट लीजिए। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़? तो कालीबंगा में भूकंप और तंदूर के प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। पुरातत्व स्थलों में असुमेलित है, वो सो कीजिए। भानगढ़, झुंझुनू, देखिए साबणिया तो बीकानेर है बिल्कुल, थेड़ हनुमानगढ़ है और किरडोद जयपुर है। भानगढ़ आपको पता है, यहाँ पर भानगढ़ का है आपको पता है, भानगढ़ झुंझुनू में आया हुआ है। भानगढ़ को राज्य में खंडरों वाला नगर भी कहते हैं। प्राचीन पुरातत्व स्थल गदड़ा किस किनारे विकसित हुआ? गदड़ा जो है वो किस किनारे? साजी, घोड़ा पछाड़, परवण या जाखम? तो ये साजी नदी के किनारे विकसित हुआ। ये अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य किस सभ्यता को धोलावीरा समक्ष रखते हैं? तो गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या तो स है ना, आहड़ है ना, उसको धोलावीरा के समक्ष रखते हैं। 4000 पूर्व पुरानी ताम्र है। बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अलंकृत रहित मांड भट्ट और पशुपालन और मनके के पला और ये माँ सतियों का किला, ये आहड़ में। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज प्रश्न लाते रहेंगे। आप चैनल को एक बार जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद साथियों। आरसी जो आरबीसी बुक है, एनसीटी बुक है, उनसे भी और गाइड से भी जरूर आपके लिए लाएंगे। आप जुड़े रहिए एक बार। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जनजाति से संबंधित, परंतु उसमें क्या हुआ है कि आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब वॉइस नहीं आ रही है, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। तो हम वापस इसको अपलोड कर रहे हैं आपके लिए और वापस इसको आज अभी कुछ समय में वापस अपलोड भी कर देंगे। आप देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये एनसीईआरटी और आरबीसीए के है, तो आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते साथियों। पहला प्रश्न है, भाकर बाबजी में से किस जनजाति से संरक्षक पिता माने जाते हैं? संरक्षक पिता माने जाते हैं। जो भाकर बाबजी है वो किन के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ऑप्शंस है मीणा, ग्रासिया, भील या फिर काथोड़ी।
तो भाकरबाजी जाति जो साथियों है वो तीन ग्रासीय जनजाति के जो है वो माने संरक्षक पिता माने जाते हैं। तो तीसरा उत्तर होगा। आगे देखते हैं किस जनजाति के सर्वाधिक है जो, तो भील, सहरिया, ग्रासिया या मीणा, कौन सी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में? तो इसका उत्तर है मीणा। ये वीडियो साथ तेजी से बनाएंगे, जल्दी से आपको पूरा करेगा। और इसको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, जो ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही से संबंधित है, डामोर है वो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है, सहरिया बारा और भील उदयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान। तो आपको पता है ये तो सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? ग्रासिया, मेव या भील या मीणा? दक्षिण पश्चिम में, तो साथियों दक्षिण पश्चिम में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वो ग्रासिया जनजाति करती है निवास। आगे देखते हैं, ये साथियों प्रश्न आया था RS प्री में, जब मैंने 2013 में पहली बार दी थी, तब तो कॉलेज टाइम में था ये, परंतु ये उस समय गलत हो गया था। आप अच्छा इसको सही करें। मोरी बोडना किस जनजाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, मीणा या सहरिया? तो मोरी बोडना जो है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। आगे देखते हैं, किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा? तो श्यामल दास, जेम्स टॉड, हीरा। तो ये जेम्स टॉड इसका उत्तर है। आगे देखिएगा, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? बड़ा अच्छा सवाल है और उलझाने के लिए डबल दिए हुए। तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला खरनाल और तेजा मेला ब्यावर या बेणेश्वर मेला। अब तीन तो तेजा मेला ही ऑप्शन से, मतलब इनमें से एक उत्तर सही है। तो पहला उत्तर है वो सही है, तेजा मेला सीताबड़ी। आगे देखते हैं, डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया क्या है? मुखी, कोतवाल, पटेल या भूमिया? जो डामोर जनजाति होती है उनका मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका मुखिया साथियों मुखी कहलाता है। एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? भील, कंजर, मीणा, बाड़मेर? उत्तर है मीणा। ध्यान रखिएगा, मीणा। किस भीलों को संबंध को नेग्रिटो से बताया है? रोने, कलनट और मजूमदार या स्मिथ? किसने जो भीलों का संबंध है वो नेग्रिटो से बताया था? साथियों मजूमदार ने ये बताया है। आगे देखते हैं, भीलों में किस देवता का केसर पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव, दुर्गा, हनुमान या ऋषभदेव कालाजी? तो इसका उत्तर है ऋषभदेव कालाजी। फायरे किस जनजाति का रणकोष है? भील, डामोर, मीणा या ग्रासिया? भील का उत्तर होगा भील। ग्रासिया जनजाति की मृत्यु पर स्मारक को जो निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्मारक बनाया जाता है, हुरे, हताई, चौक या छतरी? तो उसे हुरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरे, याद रखिएगा। सहरिया जनजाति के गांव, इनके मुखिया क्या कहलाते हैं? जो सहरिया जनजाति के गांव और मुखिया सहराना और पटेल कहलाते हैं। गांव तो कहलाते हैं सहराना और मुखिया कहलाते हैं पटेल। इससे पहले हम आपको बताया था साथियों, ये जो सवाल था, डामोर जनजाति के तो मुखी कहते हैं, शहरी वालों को जो मुखिया उसको पटेल कहते हैं। आगे देखते हैं, वाइल्ड ट्राइब्स इंडिया के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है। रेमजे, स्मिथ, रोने या मजूमदार? तो वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये इसके लेखक है वो रोने है। याद रखिएगा, रोने पूरा नाम नहीं है परंतु रोने आप याद रखिए। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक, अच्छा सवाल, DN मजूमदार। रेस एंड इंडिया कल्चर के लेखक DN मजूमदार। रेस यानी साथियों आपको पता है क्या होता है? रेस यानी होता है जो जाति या वंश या वंशावली, नस्ल, इंग्लिश शब्द है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना गया है? तो कंजर, भील या कालबेलिया या सांसी? तो साथियों भील जनजाति में टोटम को पवित्र माना गया है। राज संघ कहाँ कार्यरत है? भीलों का वन उपज का समुचित लाभ दिलाने का राज संघ उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर या भीलवाड़ा? तो सबसे ज़्यादा भील साथियों उदयपुर साइड इधर है, तो इसका उत्तर भी यही होगा, उदयपुर बड़ा जिला भी है। तलाक छेड़ा का फाड़ना किस जनजाति में है? तलाक छेड़ा फाड़ना, तो देखिए तलाक छेड़ा फाड़ना है भील, कंजर, डामोर या? तो इसमें उत्तर होगा एक, भील में। इनमें से कौन सा विवाह भीलों में ये तो प्रचलित नहीं है? तो देखिए परीक्षा विवाह, बर्थडे, हट या हरड़? तो साथियों इसमें उत्तर है बर्थडे। बाकी तो सही है, तीनों है, ये जो बाकी तीन है ये बर्थडे है, इसमें नहीं है।
किस जनजाति समस्त गांव मुखिया गमेती कहलाता है? भील, ग्रासिया, मीणा या डामोर? तो इसका उत्तर भील। देखिए आपको बता दिया, डामोर में मुखी कहलाता है, सहरिया में पटेल और भील में गमेती कहलाता है, याद रखिएगा। किस जनजाति को अन्न भंडार कोठिया सोहरी कहलाता है? ये बहुत ही डीप गहरा सवाल है, रीड मेंस में डीप पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। राजस्थान जीके की और बहुत विस्तृत आएगा, क्योंकि रीड में राजस्थान जीके नहीं आया, आप याद रखिएगा। रीड में राजस्थान जीके नहीं था, अब राजस्थान जीके आएगा। तो इसका उत्तर होगा ये सहरिया जनजाति है, उनके लिए ये है, कोठारी सहरी है। माफ कीजिएगा, ग्रासिया जाति, माफ कीजिए साथियों, ग्रासिया याद रखिए, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ग्रासिया जनजाति की जो कोठिया होती है अन्न भंडार की, उसे सोहरी कहते हैं। घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। तो सीधा सवाल है बांसवाड़ा में। किसने सहरिया जनजाति को भीलों का एक ही परिवार माना? कर्नल टॉड, मजूमदार, स्मिथ या श्यामल दास? तो देखिए ज्यादातर जो कहा है वो कर्नल टॉड नहीं कहा, एक उत्तर है। राजस्थान में किस जनजाति की जिले बहुतायत में पाई जाती है? धौलपुर, जयपुर, अलवर या भरतपुर? तो देखिए सांसी जनजाति कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है? तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो याद देखिए डूंगरपुर है बिल्कुल, सिरोही भी है, बांसवाड़ा भी है, तीनों जनजाति वाले जिले। ये भीलवाड़ा नहीं है, तो याद देखिए भीलवाड़ा, इसका नाम सिर्फ भीलवाड़ा है, परंतु ये जनजाति में नहीं आता, जो उस कार्यक्रम में नहीं है। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान? सहरिया याद रखिए, सीधा सवाल है, 12 में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति संस्थान स्थान कहाँ पर है? तो माणिक्यलाल जो है उनके उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर में। मरने वाले के स्थान पर मुंह में शराब की बूंदे डालने पर प्रचलन किस व्यक्ति में? आप इसका उत्तर दीजिए, मीणा, कंजर, डामोर या कतोड़ी? तो इसका उत्तर है कंजर। आगे देखते हैं, निम्न में से लिखित में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति या गोवर्धन पूजा? तो साथियों इसका उत्तर है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन ये नहीं करते शस्त्रों का उपयोग। देखिए साथियों, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ये भीलों के घर को क्या कहते हैं? कोलूमंड, भराड़ी, टापरा या कू या गोपना? तो टापरा या कू, ध्यान रखिए, दो उत्तर है। सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल, दीवान, मेठ या? तो देखिए जो सहरिया जनजाति है उनमें मुखिया है वो कोतवाल कहलाता है, ध्यान रखिएगा, कोतवाल। आगे देखते हैं, निम्न में से एक ही आंदोलन जनजातियों का संगठन किसने किया? नानक भील, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या? तो देखिए नानक भील का संबंध तो बूंदी आंदोलन से था। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु का जन्म जो संबंध है वो भगत आंदोलन या सम सभा से था, तो ये याद रखिएगा। और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी का है। और अगर एका आंदोलन आए तो ध्यान रखिएगा, एका आंदोलन राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आदिवासी कार्यक्रम माइडा, एमएडी या पंचवटी योजना में अपनाया गया? तीसरी 1978, 89, 8वीं या 6ठी? तो जो अनवर्त योजना थी दूसरा उत्तर इसका 1978 से 89 में अनवर्त योजना जो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी। उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी, तो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी, उस समय ये माइडा को अपनाया गया था। किस जिले में भीलों का बाहुल्य है? प्रतापगढ़, बारा, भीलवाड़ा या सिरोही? तो साथियों प्रतापगढ़ में सबसे अधिक है, बाहुल्य है इनमें से। राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रासिया, सांसी, डामोर या भील? तो साथियों भील है वो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है मीणा के बाद। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का आदिम निवासी मारवाड़ बताया था? किसने बताया साथियों? कर्नल टॉड, मजूमदार, रोने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रोने ने साथियों ये बताया था। किताब का नाम तो आपको पहले बता दिया था, मारवाड़ में बताया इनका आदिम निवास, ये भी बता दिया आपको आज। घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों या बल्लियों पर मचानुमा छोटी झोपड़ी बनाते उसे क्या कहते हैं? गोपना, टोपा, कौरुआ या उपयोग? सभी। तो 4 उत्तर इसके, मतलब ये गोपना भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, उपरोक्त सभी।
आदिवासी समुदाय द्वारा वधु के पिता की धनराशि देने की प्रथा प्रचलित है। नाता, झगड़ा, कांदिया या दापा? तो उसका उत्तर है दापा। 4 उत्तर इसका दापा। आदिवासी समुदाय में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को धनराशि देने की प्रचलित, दापा कहते हैं उसको। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की जनजाति को आदिम जनजाति समूह में ग्रासिया, कंजर, सहरिया या सांसी, तो सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण साथियों सहरिया जनजाति को। राजस्थान का वह कौन सा जिला जिसमें जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति का? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही? तो जनजाति प्रतिशत में अगर देखिए कि 100 लोग हैं तो उसमें से जनजाति सबसे अधिक प्रतिशत में है वो उदयपुर में, माफ कीजिए बांसवाड़ा में है। और अगर सबसे अधिक पूछे तो वो जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति निवास स्थान कहां पर है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर या जयपुर? तो इसका उत्तर है उदयपुर और सिरोही। एक साथियों सवाल है, आप देखिए कि कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? डामोर पाई जाती है, भील भी पाई जाती है, ग्रासिया भी पाई जाती है, बेमा नहीं पाई जाती। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में? मीणा, ग्रासिया, सहरिया या कालबेलिया? तो साथियों मेलों में जो चुनते हैं वो ग्रासिया जनजाति के लोग चुनते हैं। 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में मुख्यतः कौन सी जनजाति है? तो ये 12 जिले में आपको पता है सहरिया। इसके आगे साथियों पीडीएफ आगे नहीं चल रही है, आपको सीधा बता देते हैं। राजस्थान में किस जनजाति मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो उत्तर है कालबेलिया। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर। 12 सहरिया 12 और डूंगरपुर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी योजना जनजाति का संबंधित नहीं है? सहरिया विकास कार्यक्रम है, जनजाति उप योजना भी है, परिवर्तित क्षेत्र दृष्टिकोण भी है, कंदरा सुधार जो है वो इससे संबंधित नहीं है। सहरिया जनजाति का निवास स्थान 12। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आगे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए साथियों, हम यहाँ पर इस चैनल पर, हमारे चैनल पर जो पुरुषार्थ नाम से, मतलब पुरुषार्थ मतलब परिश्रम या जो कहे, तो उस पर हम जो प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पुराने पेपर है और कई महत्वपूर्ण कोचिंग्स है उनके नोट्स जो पीडीएफ है, हमारे बनाए हुए नोट्स है, सभी से प्रयास कर रहे हैं आपके लिए अच्छी कक्षा लाने का और अच्छे प्रश्न लाने का। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, ये कलाम कोचिंग के ये नोट्स है, उसमें राजस्थान का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है रीट का मेन सिलेबस आ चुका है और उसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न है, लगभग 70% राजस्थान जीके। तो आप ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है रणथंभौर के चौहान। देखिए संस्थापक है गोविंदराज, फिर है वालाण, प्रहलाद, वीरनारायण, वाघभट, जय सीमा और सबसे प्रसिद्ध हमीरदेव चौहान। तो साथियों ये याद कीजिए क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए। जैसे आपको पता है वीडियो में सवाल आया था कि मेवाड़ के जो शासक थे उनके नाम दिए गए थे और जो वो भी इतने प्रसिद्ध शासक नहीं थे और उनको क्रम से जमाने का कहा गया था। तो ऐसे प्रश्न आप आ सकता है। तो देखिए रणथंभौर में सबसे पहले गोविंदराज थे, फिर वल्हण, फिर प्रहलाद, वीरनारायण, वाघभट और जयसिंह और फिर हमीरदेव चौहान। चलिए आगे देखते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते। दिग्विजय की नीति। उत्तर पश्चिम के राजपूत राज्यों को पराजित किया, भीमरस के अर्जुन को पराजित किया और मांडलगढ़ के से कर वसूला। भीमरस के अर्जुन को पराजित किया, परमार भोज को पराजित किया और देखिए मांडलगढ़ से इन्होंने कर वसूला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस ऐसा भी आ सकता है किसने मांडलगढ़ से भीमरस के अर्जुन के पराजित कर मांडलगढ़ से कर उसका हमीरदेव चौहान ने परमार भोज को पराजित किया। और आगे देखते हैं 1228 में कोटिजन, ये सवाल जरूर आता है। 1288 में कोटिजन यज्ञ का आयोजन किया। पुरोहित विश्वरूप, ये सवाल साथियों हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा था। 1228 में कोटिजन यज्ञ किया था, उसका पुरोहित कौन थे उसके? तो विश्वरूप उसके पुरोहित थे। आगे देखते हैं खिलजियों के साथ संघर्ष। रणथंभौर की कुंजी, दिल्ली, जलालुद्दीन खिलजी 1290 और ये
देखिए रणथंभौर की कुंजी झायन का जो दुर्ग है उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, झायन का दुर्ग, रणथंभौर की कुंजी। दुर्ग रक्षक गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त। ये देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में ये संघर्ष किया और रणथंभौर पर आक्रमण, और इस समय देखिए गुरुदास सैनी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। जलालुद्दीन ने क्या कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जब जीत नहीं पाए तो जलालुद्दीन जब जीत नहीं पाया इस रणथंभौर दुर्ग को, तो ऐसा कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। और इस प्रकार अमीर देव चौहान ने अपनी वीरता का महान परिचय दिया। तो देखिए एक तो आप इसमें याद कीजिए कि उस समय दुर्ग का रक्षक कौन था, गुरुदास सैनी थे दुर्ग के रक्षक। और वीर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा, तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। अब आगे देखिए जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का, सैन्य असफलता का पता निम्न से मिलता है। बर्नी के तारिक फिरोजशाही और अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। तो साथियों ये प्रश्न जरूर आ सकता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किस साक्ष्यों से पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर में पराजित हुआ। तो इसका एक तो बर्नी की तारिक फिरोजशाही और एक अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो और उसी ने जलालुद्दीन को रात के वक्त मार दिया था। तो अभी देखते हैं रणथंभौर के अभियान के क्या कारण है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के विद्रोही मोहम्मद शाह तक कोहिब्रू कैब्रू को अमीर देव ने शरण दी थी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो गुजरात विजय के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह तथा कैब्रू को अमीर देव चौहान ने शरण दी थी। अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। बर्नी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर देना बंद कर दिया जाता थे। मोहम्मद शाह को अमीर ने जागना की जागीर प्रदान की। तो मोहम्मद शाह जो उसका विद्रोही था, जो कैब्रू और दोनों ये वहाँ से भाग कर आए थे अलाउद्दीन खिलजी के पास से, तो अमीर देव ने उनको शरण दे दी। जो आपको साथ वो आपको दुआ याद होगा, तिल छड़े तिरिया हट न छड़े 2 बार, अमीर हट न छड़े, मतलब इतने अमीर हटी थे। तो इस कारण उन्होंने कहा कि अब शरण में आया तो उसको मैं आगे शरण की रक्षा, शरणागत की रक्षा करूंगा। आगे देखिए घटनाक्रम 1299 देखिए, उलुग खां मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह को अमीर ने जागना की ये जागीर प्रदान की गई थी। अब देखिए घटनाक्रम 1299, उलुग खां प्लस नुसरत खां प्लस अल्प खां ने झाइन पर आक्रमण किया, झाइन पर अधिकार किया। अमीर देव मुनिव्रत में व्यस्त। अमीर देव द्वारा भीम सिंह व धर्म सिंह को सैन्य अभियान में भेजा गया। किसको भेजा गया? अमीर देव द्वारा उनको भीम सिंह व धर्म सिंह को। आगे देखते हैं सफलता अर्जित करने पश्चात खिलजी सेना को पीछे हटना। अलप खां द्वारा बात पीछे आक्रमण करना, जिससे भीम सिंह की मृत्यु हो गई। घात लगाकर इन्होंने आक्रमण किया, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। और धर्म सिंह को सभी सेना नायक नियुक्त किया था। 2 थे, ये ध्यान रखें, भीम सिंह और धर्म सिंह। सैन्य अभियान उलगू खां नुसरत खां के नेतृत्व में। नुसरत खां की मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नेतृत्व, इनके साथ अमीर खुसरो भी आए। अब देखिए रणमल रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। सबसे बड़ी बात यही थी साथियों, रणमल और रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया था। सुरजन शाह नामक अधिकारी भी अलाउद्दीन से मिल जाता है। तो 3 देखिए याद रखिए, रणमल और रतिपाल और फिर ये सुरजन शाह, ये 3 जन है वो वहाँ जाकर मिल जाते। 11 जुलाई 1801 को अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। रानी रंग देवी द्वारा जौहर किया गया। तो रानी रंग देवी का नाम याद रखिएगा, रानी रंग देवी, ये राजस्थान का पहला शाखा कहलाता है। और ये जल जौहर था, सबसे बड़ी बात जल जौहर था। साथियों एक बात याद रखिए कि इसमें अलग अलग विवरण मिलता है। अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखें तो वहाँ पर ऐसे भी कथा मिलती है कि अमीर देव चौहान और ये जीत गए थे, और जब देखा कि वो शत्रुओं के झंडे लेकर ही, मतलब सैनिक इतने खुश हुए कि उनके जो झंडे थे शत्रु पक्ष के अलाउद्दीन के, वो झंडे लेकर वो हवा में फहराने लगे, फेंकने लगे। तो इस प्रकार से जब वहाँ महल से देखा गया तो वहाँ जानकारी ये पहुँची कि क्योंकि उनके झंडे फहरा रहे थे तो
फिर वहाँ जौहर कर दिया और फिर अमीर देव ने भी खुद को भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिया। ये भी स्टोरी थी, परंतु ये भी है कि वीरगति को प्राप्त होकर फिर जल जौहर हुआ। उलूग खां रणथंभौर का जो था वो प्रशासक नियुक्त किया, याद रखिएगा, उलूग खां रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया गया। अमीर खुसरो, ख्वाजून उल फतह, तारिक अनाई में आज कुफ्र खां का इस्लाम, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर खुसरो ने किसके लिए कहा था ये? अमीर देव चौहान के लिए। ख्वाजीन उल फतह में कहा, याद रखिए पुस्तक का नाम ख्वाजीन उल फतह, ख्वाजाइन उल फतह। तारिक अलई में कहा आज कुफ्र का एक गढ़ इस्लाम घर हो गया। कुफ्र का एक गढ़ है जो गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये अमीर देव चौहान के लिए कहा गया था। आगे देखते हैं, अमीर देव चौहान का सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? 32 खंभों की छतरी, इसे न्याय की छतरी कहा है। अमीर देव चौहान ने पिता के शासनकाल 32 वर्षीय शासनकाल में उपलक्ष्य 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी का निर्माण पिता के शासनकाल के लिए करवाया और इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अब देखिए हमीर महल, हमीर कचहरी, पुस्तक देखिए, पुस्तक श्रृंगारहार नामक पुस्तक हमीर देव द्वारा लिखी गई। विजा दिव्य नामक कवि इनके दरबार में निवास करते थे। गुरु राघव देव अमीर देव के गुरु थे। तो याद रखिएगा साथियों, 3 महत्वपूर्ण, एक तो पुस्तक अमीर देव चौहान ने कौन सी लिखी? श्रृंगारहार। एक जो है विजा दिव्य नामक कवि ने इनके दरबार में निवास करते थे। विजा दिव्य, ध्यान रखिएगा, विजा दिव्य। गुरु राघव देव हमीर देव के गुरु थे। गुरु राघव देव हमीर देव के गुरु थे। आगे देखते हैं, हमीर देव के जीवन से संबंधित पुस्तकें देखिए। हमीर बंधन, अमृत कैलाश, ध्यान रखिएगा, हमीर देव से जीवन से जो पुस्तक है, एक तो है हमीर बंधन जो अमृत कैलाश ने लिखी। हमीर हट, ज़्यादातर ये प्रश्न आता है, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। अमीर रचड़ा, राजरूप। हमीरायण, बाहुन व्यास। और अमीर रासो, जोधराज, महेश या सारंगधर। तो साथियों ये पुस्तक है, आप याद कीजिएगा। हम आपको एक और वापस बता देते, हमीर बंधन है वो कैलाश अमृत ने लिखी, अमृत कैलाश ने लिखी। हमीर हट है वो चंद्रशेखर सूरी ने लिखी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखी। हमीर ये रचड़ा ये राजरूप ने लिखी। हमीर रायण बाहुन व्यास ने लिखी और हमीर रासो जोधराज महेश व सारंगधर ने लिखी। आगे देखते साथियों, प्रमुख अजमेर के चौहान के प्रमुख शाखाएं देखते। लाट के चौहान, सप्तपुर के चौहान, सबलीपुर के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही और हाड़ौती के चौहान। अब देखिए चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चौहानों की उत्पत्ति, पृथ्वीराज रासो की उत्पत्ति के जो स्रोत है कि किस पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक है छंदबरदी। हमीर रासो के लेखक है जोधराज, महेश और सारंगधर। कायम खां रासो, जान कवि, नियामत खां, ध्यान रखिएगा, ये कायम खां रासो, जान कवि, नियामत खां। बिसल देव रासो, नरपति, नालह। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट। ललित विग्रहराज, सोमदेव। हरिकेली नाटक, विग्रहराज चतुर्थ। अमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। कानरदेव प्रबंध, पद्मनाभ। और अमीरायण, बाहुन व्यास। इनसे सबसे साथियों में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, और भी है, ये देखिए और भी किताबें। अमीर बंधन, अमृत कैलाश। हमीर हट, चंद्रशेखर। अमीर रछाड़ा, राजरूप। श्रृंगारहार, हमीर देव चौहान जिन्होंने खुद लिखी है। और आदाब उल हर्ब, ये अलग है। आदाब उल हर्ब, फ़क्र है मुदव्विर, ये ध्यान रखिएगा। आदा एक ऑप्शन ऐसे ही आता है जो अटपटा होता है, बिल्कुल अलग लेन देन नहीं होती है, ऐसा ऑप्शन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि चौहान वंश के बारे में आदाब उल हर्ब से भी जानकारी मिलती है और फ़क्र मुदव्विर ने लिखा है। एक ये तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बर्नी बहुत जाने माने उस समय लेखक था। तारीख फिरोज शाही बर्नी। तबकात नासिरी, मीना सुलसिराज, ये भी महत्वपूर्ण है। ताज उल मोहसिर हसन निजामी। मिफ्ता उल फतह, अमीर खुसरो। और ख्वाजिन उल फतह, अमीर खुसरो। ये तूती हिंद, अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा जाता है।
साथियों बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा नोट्स है। अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये अब देखिए दिल्ली के शिवालिक के लेख विग्रहराज चतुर्थ, अशोक मौर्य के दिल्ली में टोपरा स्तंभ उत्तीर, बिजोलिया लेख में 1170 में चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। ये बिजोलिया का लेख है, वो चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। पार्श्वनाथ मंदिर निर्माता महाणक की क्षत्रिय निवास से, ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माता महाणक, जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके निर्माता महाणक थे, उनकी क्षत्रिय से निवास है। अब देखिए दिगंबर जैनों से संबंधित लेख से, रचयिता लेख गुणपद्रव, उनकी उत्कीर्णकर्ता गोविंद। अब आगे देखते हैं, इससे अजमेर चौहानों की जानकारी, वंशावली देखिए, चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। प्राचीन नाम देखिए दिल्ली का, नागदा का नाहगढ़, याद रखिएगा नागाहड़, दिल्ली का जो नाम था पूर्व दिल्ली का नाम था, नागदा का नागहड़, बिजोलिया का विद्यावली, नाडोल का नडुल, भीनमाल का श्रीमाल और जालोर का जाबलीपुर, मांडलगढ़ा मंडुलकर। याद रखिएगा ये नाम, वापस आपको बताना हो तो बता देते एक बार। देखिए दिल्ली का, नागदा का नागहद, बिजोलिया का विद्यावली, यह ध्यान रखिएगा, बाकी तो मिलता जुलता है। नाडोल का नडुल भी, ये भी मिलता जुलता है। भीनमाल का श्रीमाल, जालोर का जबालीपुर और मांडलगढ़ का मंडुलकर। अब देखिए चौहान कालीन भूमि अनुदान को डोली कहा गया, बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ये रीट में आया था ना अग्रहार वाला सवाल, उसी प्रकार का सवाल है। चौहान में भूमि अनुदान को, उसमें भी भूमि अनुदान ही था, ये डोली कहा गया है। गांव समूह इकाई प्रतिगण अधिकार, देखिए गांव समूह को अधिकारी महतर, प्रतिगण अधिकारी परिग्राही। अब देखिए हर्षनाथ मंदिर प्रस्तुति 973 ईस्वी में हर्ष पर्वत पर शिखर विग्रहराज की उपलब्धियों का प्रकाश। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, हर्षनाथ मंदिर की जो है प्रस्तुति, वहाँ पर विग्रहराज की जो उपलब्धियाँ हैं उनकी लिखा गया है, 973 ईस्वी। आगे देखते हैं, चौहान जो वंश है उनकी उत्पत्ति के विभिन्न मत। अग्निकूट सिद्धांत, चंद बरदई पृथ्वीराज के दरबारी, चंद बरदई। साथियों अगर आपको, जैसे हम काफ़ी, अब देखिए बहुत ही लंबे नोट्स है, अगर हम ज़्यादा रिपीट करते जाएंगे तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगर आप वापस देखना चाहते हैं तो आप या तो बैक करके वापस देख सकते हैं या फिर वापस वीडियो शुरू कर सकते हैं। पृथ्वीराज के दरबारी, पृथ्वीराज रासो जलन द्वारा पूरा किया गया। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ कुंड से 4 राजकुलों का उद्भव, प्रतिहार, परमाव, सोलंकी व चौहान। तो अग्निकुंड का सिद्धांत देखिए चंद बरदई द्वारा लिखा गया है, और पृथ्वीराज रासो में जलन द्वारा उसको पुत्र द्वारा, चंद बरदई के पुत्र का नाम जलन था, उनके द्वारा पूरा किया गया। समर्थन देखिए, अब किसने समर्थन किया इसका, एक तो मुणोत नैन्सी ने किया, सूर्यमल मिश्रण द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, मुणोत नैन्सी और सूर्यमल अग्निवंश का समर्थन किया है, जो अग्नि वंश होने का। अब देखिए सूर्यवंशी क्षत्रिय गौरीशंकर ओझा जी ने सूर्यवंशी ब्राह्मणों की संतान किसने कहा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। बिजोय के लेख से जानकारी, कायम खा रासों की जानकारी। ब्राह्मण की संतान डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा जी ने बताया है, और बिजोलिया लेख से इनको कायम खा की जानकारी से। विदेशी मत, तो विदेशियों ने दिए, कर्नल जेम्स टॉड, और एक वो था कोई एक और नाम था साथियों, एक नाम और था, कर्नल जेम्स टॉड और विलियम या कुछ नाम था, तो उन्होंने ये विदेशी दिए। ध्यान रखिएगा विदेशी आए तो विदेशी नाम लिख दीजिए। वैसे भंडारकर ने भी कुछ विदेशी से ही बताया। सांबर के चौहानों का आदि पुरुष संस्थापक वासुदेव चौहान माना जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर के चौहान राज्यों की नींव डाली तथा अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा 551 में सांबर के चौहानों के नींव अहिच्छत्रपुर, जो नागौर को कहा गया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सांबर झील का वासुदेव चौहान ने कराया। अब देखिए अजमेर के चौहान, संस्थापक वासुदेव के चौहान, राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। याद रखिएगा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया।
किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। वासुदेव ने चौहान ने साम्राज्य का निर्माण कराया। राजधानी आई चित्रकूट नागौर। सपाल दर्श के चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव चौहान माना गया है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया जो चौहानों का इष्ट देव थे। बहुत ही बढ़िया सवाल साथियों। किसने करवाया? याद रखिएगा, ये देखिए, गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया जो चौहानों के इष्ट देव थे। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक ने करवाया। ये देखिए, वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की गई। वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने जो वाकपति राज फर्स्ट थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। सिंह राज द्वारा महाधिराज की उपाधि धारण की गई। ध्यान रखिएगा, वाकपति राज द्वारा महाराज ये की उपाधि, ये महाराधिराज की उपाधि की गई। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में मेवाड़ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण और राजस्थान जो प्राचीन इतिहास है उससे जुड़े हुए जो राजवंश है उनसे जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चलिए शुरू करते। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? दिसंबर 1584, अक्टूबर 1586, जनवरी 1582 या दिसंबर 1585। तो इसका उत्तर है ए, दिसंबर 1584 में जो अंतिम असफल अभियान हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए 1584-85 में आमेर के शासक फारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में यह सेना भेजी थी, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर ने 10 वर्षों तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा था। जगन्नाथ कछवा की मृत्यु मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुई थी और जहां उसकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो जगन्नाथ कछवा है उनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। आगे देखते हैं साथियों, मेवाड़ के शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन काल में मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः जीत लिया था? उदयसिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राणा सांगा। तो साथियों सबको पता ही है, वीर महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिन्होंने मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। इसका प्रमुख कारण जब महाराणा प्रताप ने पद संभाला तब चित्तौड़ और मांडलगढ़ महाराणा प्रताप के द्वारा हारे नहीं गए थे, अर्थात मेवाड़ के अधीन नहीं थे। इससे पहले अकबर ने कब्जा किया था। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप का झूलना नामक ग्रंथ लिखा गया है। अच्छा सवाल। रामा सांदू, माला सांदू, जाड़ा मेहड़ू या दूसरा आड़ा? अच्छा सवाल साथियों, याद रखिएगा। तो जो माला सांदू है उन्होंने महाराणा प्रताप का झूलना नामक ग्रंथ लिखा है। बी उत्तर है। राणा प्रताप तथा मेवाड़ का इतिहास मिलता है। रामा सांदू और माला सांदू प्रसिद्ध चारण कवि थे जो सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करने के लिए प्रसिद्ध थे। जाड़ा मेहड़ू राणा प्रताप के भाई जगमाल के आश्रित थे। आगे देखते हैं, महाराणा सांगा के समकालीन मोहम्मद शाह द्वितीय का शासक था। गागरोवन, गुजरात, मालवा, ईडर। तो जो महाराणा सांगा के समकालीन मोहम्मद शाह द्वितीय था वो कौन से राज्य का शासक था? गागरोवन, गुजरात, मालवा, ईडर। तो मोहम्मद शाह गुजरात 1511 में शासक मोहम्मद शाह द्वितीय बेगड़ा की मृत्यु के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित नहीं थे? चैत्र सिंह, कुंभा, जैत्र सिंह या हरि सिंह? तो उत्तर है सी, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह मेवाड़ की रावल शाखा के थे। जैत्र सिंह ने परमारों को पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया और चित्तौड़ को मेवाड़ की नई राजधानी बना दिया। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा। ध्यान रखिएगा आप साथियों, इतिहासकार दशरथ ने जैत्र सिंह के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक सरदार सम्मिलित रूप में युद्ध में इकट्ठे हुए? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, उदय सिंह या अमर सिंह? तो साथियों आपको पता ही है, राणा सांगा भी उत्तर होगा। राणा सांगा ने 1527 में बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन की जो राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया और राजपूत के प्रत्येक सरदारों को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण दिया। इसके फलस्वरूप राज्य के लगभग अधिकांश राजपूत नरेश सेनापति तो बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए सांगा के ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? गोकुंदा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, दिवेर? तो उत्तर है दिवेर। डी उत्तर है दिवेर। दिवेर के किले का मुख्तार अकबर जो अकबर का सुल्तान कौन था? ये
जो आपको पता है जो अकबर का जो माफ कीजिएगा सिपह सलार था, 1582 में उस पर आक्रमण किया, मुगल सेना को हरा दिया और दिवेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? और किसके मतलब उन्होंने जैसे जो संधि हुई थी कब, फिर बाद में वापस कब प्रतिरोध शुरू हुआ? महाराणा करण सिंह के समय, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह या महाराणा राज सिंह? तो आपको पता है साथियों, महाराणा राज सिंह ने वापस प्रतिरोध शुरू कर दिया था। महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 पर राजगद्दी पर बैठे थे और प्रारंभ से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। उसके द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था। महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो ये मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खान, साहिब खान या नसरुद्दीन? तो देखिए जो आपको पता है गुजरात का तो बता दिया आपको, मोहम्मद खादित्य, वो मुजफ्फर खान को मोहम्मद खादित्य, और जो ये है मालवा का तो इसका उत्तर है डी, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन का शासन था 1511 में। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद वहाँ उत्तराधिकारी शुरू संघर्ष हुआ। अमीरों के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान बना। गुजरात में महमूद शाह बिगड़ा का शासन था। आगे देखते हैं, रघुपुल में या तो रामचंद्र पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखाया या फिर गुहिल वंश के राजकुमार रणमल ने, मोकल ने, महाराणा प्रताप ने या चूड़ा ने? तो साथियों इसका उत्तर है राव चूड़ा ने, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। आगे देखते हैं, और किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की? यह अच्छा सवाल साथियों। जत्र सिंह, करण सिंह, कुमार या अल्लट? जो मेवाड़ से राजधानी नागदा से चित्तौड़ की थी, तो जैसा कि आपको पता है इससे पूर्व सवाल में आ गया था ये जत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान, ये उत्तर इसका। अल्तमस ने नागदा पर आक्रमण किया तो वहां पर बाधी सती पहुंचाई थी, इसलिए जत्र सिंह ने राजधानी चित्तौड़ बनाई थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजहां खुर्रम से संधि कब की? 5 फरवरी 1615, 4 मार्च 1616, 26 मार्च 1616, 18 फरवरी 1615? तो उत्तर है ए, 5 फरवरी 1615 को उन्होंने संधि की थी। चित्तौड़ के द्वितीय साके में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? वीर कल्ला, जयमल पत्ता, रावत बाग सिंह या गोरा बादल? तो साथियों जो दूसरा शाखा था चित्तौड़ का, उसमें रावत बाग सिंह ने नेतृत्व किया था। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य को युद्ध के समय अपने पुत्र उदय सिंह के साथ गुंजी भेजा गया और रावत बाग सिंह ने महाराणा के प्रतिनिधि के रूप में राजपूतों के नेतृत्व किया। बाग शेर का समान बहादुरी पहाड़ी पर युद्ध के रूप में हुआ था, इसलिए बहादुर शाह विजेता था। इसमें बहादुर शाह विजेता था। यह शाखा 1534 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाया। इसमें 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। उदय सिंह विक्रमादित्य सिंह के भाई थे। मेवाड़ का कौन सा राजकुमार अपने पिता के जीवन काल में अकबर की शरण में चला गया था? शक्ति कुमार, जगमाल, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप? तो जो शक्ति सिंह थे वो अकबर के समर्थन में एक बार चले गए थे। शक्ति सिंह अपने पिता के अकबर की और राणा उदय सिंह के ये पुत्र थे। इन्होंने अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप, क्या होता है हल्दी घाटी में जो कहा जाता है कि क्षेत्र की मृत्यु के बाद हल्दी घाटी में अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप की सहायता की थी। रावत शाखा किस शासक के पुत्र ने नेपाल में घुइल शाखा की स्थापना की? नेपाल में देखिए किसने की? जत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह? तो इसका उत्तर भी समर सिंह। समर सिंह के पुत्र, इनके समर सिंह के जो पुत्र थे कुंभकर्ण ने नेपाल में घुइल शाखा की स्थापना की थी। कुंभलगढ़ प्रस्तुति में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। समर सिंह को आबू प्रस्तुति में गुजरात से तुर्कों का उद्धारक कहा गया है। गुजरात से मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर देखिए, ए पृथ्वीराज, बी राणा लक्ष्य सिंह, सी कुंभा हाड़ा या राणा चत्र सिंह? तो इसका उत्तर बी राणा लक्ष्य सिंह। राणा लक्ष्य सिंह, राणा लाखा ने बूंदी के हमीरसिंह हाड़ा के काल में बूंदी के किले तारागढ़ को जीतने का प्रण किया, लेकिन तारागढ़ न जीत पाने का राणा लाखा ने चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया था। उल्लेखनीय है कि इस नकली तारागढ़ को बड़ा नामक एक सैनिक द्वारा बचाने का प्रयास किया गया। राणा लाखा के जीवन काल में जावर उदयपुर में छांदी की प्रसिद्ध खान निकल आई थी। किस मुस्लिम शासक द्वारा सारंगपुर के युद्ध विजय के उपलक्ष्य में मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ निर्माण करवाया गया? महमूद खिलजी, ए 2 फिरोज खां, सी इब्राहिम लोदी या डी मुजफ्फर शाह? तो इसका उत्तर ए महमूद खिलजी। कहा जाता है कि मालवा अभियान में सारंगपुर में इसने जो मोहम्मद खिलजी है विजय के उपलक्ष्य में मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। राणा कुंभा ने भी मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के किस शासक ने अपने भाइयों के साथ हुए उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ शरण ली थी? उदय सिंह, राणा सांगा, राणा चाव छुड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों राणा सांगा।
राणा एक ज्योतिषी द्वारा भविष्यवाणी किए जाने के पश्चात राणा सांगा की राजगद्दी का प्रबल योग है। इससे आपसी जो भाई है, बड़े भाइयों पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा को वहीं पे उन्होंने उनकी युद्ध शुरू हो गया था। तो उस अवधि में वो करमचंद जी के यहाँ रहे थे। राणा सांगा के महाराणा बनने के बाद करमचंद जी मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंतों में रखा गया। तो अजमेर का पट्टा भी प्रदान किया गया था। मोहर मगरी है, मिट्टी का किला, सोने का महल, स्थान का नाम है प्रसिद्ध जेवर। तो साथियों ये एक मोहर मगरी है, वो मिट्टी का एक टीला है, ये उत्तर इसका। अकबर द्वारा चित्तौड़ किले पर आक्रमण के लिए मिट्टी के एक कृत्रिम टीले का निर्माण किया गया था। टीले का निर्माण में एक तगारी मिट्टी डालने पर एक मोहर का इनाम दिया जाता था, इस कारण इसका नाम मोहर मिट्टी पड़ा। तो ये मिट्टी का टीला है। मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में 1631 में मुगल शासक शाहजहां ने शाहपुरा और डूंगरपुर मेवाड़ को अलग से स्वतंत्र रियासत कर दिया था? जगत सिंह, राज सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो महाराणा जगत सिंह के समय ये चित्तौड़ और इनको डूंगरपुर और इनको अलग कर दिया था। अकबर के सेनापति के रूप में 1580-81 में समय किस मेवाड़ पर आक्रमण किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, जगन्नाथ कछवा या सुल्तान खान। तो ये उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के सेनापति के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना ने 1580-81 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अमर सिंह ने खान खाना के परिवार को शेरपुर पर बंदी बना लिया था। राणा प्रताप द्वारा लूणा छावंडिया को पराजित कब किया गया था? 1582, 84, 85, 87। तो इसका उत्तर है साथियों सी 1585। पराजित कर छावंड पर अधिकार कर दिया गया था और मेवाड़ की नई राजधानी यही बना और अगले 28 सालों तक, लगभग 28 से 30 सालों तक ये मेवाड़ की छावंड राजधानी बनी। इसे महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन छावंड में ही बिताए थे। किले की मरम्मत कराते समय अकबर की संग्राम बंदूक, ध्यान रखें बंदूक का नाम था संग्राम, की गोली से मेवाड़ के कौन से सेनापति घायल हो गए थे? तो जयमल, वीर प्रताप, बाघ सिंह या हकीम खान सूर। तो उत्तर है ए जयमल। एक रात को किले की मरम्मत कराते समय जयमल अकबर की बंदूक संग्राम की उन्होंने गोली से अकबर ने उन पर गोली चला दी और उससे घायल हो गए थे। चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा किसके नेतृत्व में हुआ? फूलकंवर, जयवंता बाई, अजब पवार या इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर है ए फूलकंवर। फूलकंवर फत्ता जी की पत्नी थी और जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय फूलकंवर के नेतृत्व में 7000 महिलाओं ने जोर किया। यह जोर चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाखा कहा जाता है। अकबर ने चित्तौड़ को जीतकर यहाँ पर अकबर ने चित्तौड़ इसके बाद जीत लिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेयरवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस मुद्रो, लॉर्ड कर्जन या जॉर्ज वाशिंगटन? थॉमस मुद्रो ब्रिटिश शासन, ये उत्तर है बी रेतवाड़ी, थॉमस मुद्रो। मंगल पांडे ने 18 शताब्दी की क्रांति में पहली गोली चलाई थी? मेरठ, नसीराबाद, लखनऊ या बैरकपुर? तो उत्तर है बैरकपुर डी। किसने 18 शताब्दी के विद्रोह के कांडों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सैयद अली बर्लेवी बी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय किस गवर्नर जनरल पर महायुद्ध चला गया? ये देखिए सवाल साथी बढ़िया। लॉर्ड रिपन, वॉरेन हॉस्टिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम पेटिट? तो वॉरेन हॉस्टिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा महायुद्ध चला गया था। बर्क ने वॉरेन हॉस्टिस को छुआ और नेवला, एक झूठ बेलों का ठेकेदार व अन्य मुखिया आदि इत्यादि संख्या संबोधित किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में संबंध में से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, विपिन चौपाल या प्रफुल्ल छाकी? तो वीर सावरकर नहीं है, इसमें डी उत्तर है प्रफुल्ल छाकी का। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 के दौरान स्वरूप देने वाला था? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या हॉर्नेट? ये उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।